नमस्कार, हमारा खास बुलेटिन सोशल मीडिया स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन, महाकाल के दर पर पहुंचे राजनाथ सिंह। संदेश खाली पहुंची ममता ने भाजपा पर निशाना साधा। जल्द ही पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना केजरीवाल शुरू करेंगे। संकट में किसानों के साथ सरकार खड़ी है, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। सीएम धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के रूप में जल्द ही यूसी टेस्ट तैयार होगा। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार हुई है। किसानों का पंजाब बंद जारी है। दिल्ली अमृतसर हाईवे लगातार जाम है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ चुकी है। हिमाचल में 2.5 फीट बर्फ, 340 सड़कें इससे बंद हुई है। नमस्कार, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। तो देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां राजनाथ सिंह ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रभारी मंत्री समेत बीजेपी के कई विधायक और नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि काफी समय से इच्छा थी कि बाबा महाकाल के दर्शन हो और वे इच्छा आज पूरी हो गई है, क्योंकि आज बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए। नंदी हॉल में बैठकर इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना भी की है। प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की है। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें भी सामने आई है राजनाथ सिंह की, जो कि आप देख सकते हैं। नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद बाबा महाकाल का उन्होंने मांगा है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि बड़े दिनों से ये इच्छा थी कि मध्य प्रदेश पहुंचकर बाबा महाकाल के वो दर्शन करें और आज वो इच्छा पूरी हुई है। भगवान महाकालेश्वर का मैं दर्शन करूं और आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ ये मानता हूं। भगवान महाकालेश्वर का मैं दर्शन करूं और आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ ये मानता हूं। तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार दोबारा दिल्ली में बनती है तो वो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू करेंगे। इसके तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 हर महीने भत्ता दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जो है कल से शुरू हो जाएगा। केजरीवाल मंगलवार को कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर भी जाएंगे, जहां वे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच करेंगे। तो दूसरी ओर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया है। इमामों का दावा यह है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए वे सीएम, एलजी समेत सभी से शिकायत भी कर चुके हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि जल्द ही दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के चलते एक और बड़ा ऐलान उन्होंने अब किया है और ये ऐलान है पुजारियों के लिए। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना जो है केजरीवाल ने शुरू करने का दावा किया है। केजरीवाल ने कहा कि एक बार फिर से अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो ये जो योजना है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, इसको शुरू किया जाएगा। इसके चलते जो मंदिर के पुजारी रहेंगे उनको हर महीने भत्ता दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर एक और तस्वीर सामने आई। वक्फ बोर्ड के इमामों ने प्रदर्शन किया केजरीवाल के यहाँ और उन्होंने दावा किया कि उनको सैलरियां नहीं दी जा रही है। देखा जाए तो तमाम बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। एक बार सियासत कहीं ना कहीं दिल्ली में फिर से गरमाई हुई है, क्योंकि एक और बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल ने किया है, क्योंकि चुनाव सामने है। ग्रंथि सम्मान योजना के तहत 18,000 हर महीने भत्ता जो है पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से देखा गया कि प्रदर्शन किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने, और इमामों ने यह दावा किया कि उन्हें 17 महीने से सैलरी ही नहीं मिली है।
शिकायत वो कर चुके हैं। इसके लिए वे सीएम, एलजी समेत सभी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सैलरियां नहीं आ रही है और इसी के चलते इमामों ने अब प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। तो दो अलग अलग तस्वीरें कहीं ना कहीं दिल्ली में देखने को मिली। एक और बड़ा दावा पुजारियों और गुरुद्वारों के लिए कि ये जो सम्मान योजना है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेंगे केजरीवाल, अगर फिर से दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो। और अगर ये सम्मान योजना जारी होती है तो पुजारियों को हर महीने भत्ता दिया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर इमामों का यह दावा है कि हमें तो सैलरियां ही नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति के प्रावधान के अनुसार किसानों को राहत राशि दी जाएगी। देश के साथ प्रदेश में भी मौसम बदला है। किसानों के किसी भी संकट में सरकार संवेदनशील होकर उनके साथ खड़ी हुई है। उन्होंने ये कहा कि फसल की बिक्री के लिए जो किसान मंडी में आ रहे हैं वह अभी मंडी में नहीं आए। मौसम सामान्य होने के बाद हम धान की फसल उपार्जन की तारीख बढ़ाकर उन्हें अपनी फसल की बिक्री करने का अवसर भी दे देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को किसी भी माध्यम से फसल बेचे जाने की सुविधा देती है। ऐसे छोटे किसान जिनकी फसलों का उपार्जन नहीं हो पाता और वे अपने स्तर से फसल बेच देते हैं, उन्हें प्रति हेक्टेयर राशि प्रदान करने या बोनस के संबंध में आवश्यक सहायता के लिए शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। और इसके साथ ही ओला पाला आदि से फसलों के नुकसान पर जिला स्तर पर आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल खुले नहीं रहना चाहिए। ट्यूबवेल खुले रहना प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में जानकारी मिलते ही क्षेत्र के थानों में जानकारी दी जाए। ऐसी लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई प्रमुख रूप से की जाएगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित के लिए बात कही है। किसानों के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो मौसम मध्य प्रदेश में लगातार बदल रहा है और इसी को लेकर सीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति के प्रावधान के अनुसार किसानों को राहत राशि दी जाएगी। देश के साथ प्रदेश में भी मौसम बदल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार संवेदनशील है किसानों की हर समस्या को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि फसल की बिक्री के लिए जो किसान मंडी में आ रहे हैं वो अभी ना आए, क्योंकि मौसम अभी बिगड़ा हुआ है। मौसम सामान्य हो उसके बाद धान की फसल उपार्जन की तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है। अपनी फसल की बिक्री करने का अवसर किसानों को दिया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को किसी भी माध्यम से फसल बेचे जाने की सुविधा देती है और ऐसे छोटे किसान जिनकी फसलों का उपार्जन नहीं हो पाता है वे अपने स्तर से फसल बेच देते हैं। उन्हें प्रति हेक्टेयर राशि प्रदान करने या बोनस के संबंध में आवश्यक सहायता के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम ने किसानों के हित में चिंता जाहिर की और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि मौसम के चलते जो फसलें खराब हो रही है उसको लेकर किसान चिंतित नहीं रहे, क्योंकि हर एक संवेदनशील मुद्दे पर सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और इसके साथ ही देखा जाए तो हाल ही में जो बोरवेल का हादसा सामने आया था, 10 साल के मासूम की जान गई थी और इसी को लेकर अब सीएम ने कहा कि बोरवेल खुले में ऐसे छोड़ना प्रतिबंधित है। अगर इस तरह के बोरवेल की शिकायत मिलती है तो तुरंत जो पास में थाने हैं उनको जानकारी दे, ताकि बोरवेल को समय रहते बंद करवाया जाए। मध्य प्रदेश में भी देश के साथ साथ बदला है। ऐसे में हमारे किसानों की दृष्टि से जो हमने तो 2 निर्णय किए थे। एक निर्णय तो ये कहा कि जो अगर बारिश है तो किसानों बंधुओं से निवेदन है कि वो अपना धान बेचने अभी उपार्जन के लिए न लाए। हम इसको आगे जो खरीद की तारीख है उस तारीख में बढ़ा करके वो एडजस्ट करेंगे कि भाई ये जो दिन बच रहे हैं ये उधर बढ़ा देंगे। दूसरा एक निर्णय कर रहे हैं कि ये जो हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कहा गया था कि हमारे किसानों की आय की दृष्टि से खास करके बोनस खरीद में हम एक तरह से धान खरीदने में मदद करें, तो उस फार्मूले पे भी सरकार काम कर रही है कि अपनी प्रति हेक्टर राशि दे दी जाए, ताकि जो छोटे किसान जो उपार्जन करने नहीं आ पाते हैं या वो अपनी फसल को अपने स्तर से बेच देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। एक तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें भी डिक्लेयर करेंगे कि हमारे किसान जो फसल लगाते हैं वो फसल अपनी कहीं भी बेचें,
सरकार उनको वहीं उनके खाते में मदद कर दे, बजाय वो उपार्जन करके अपनी ज़मीन से हमारे यहाँ ला करके बेचे और उसका हिसाब हम रखें, और वो अनावश्यक कोई नहीं आ पाता तो वो छोटे किसान तो छूट ही जाते हैं। जो बड़े किसान, ट्रैक्टर होता है, बड़ा साधन होता है, या वो 2-4, 10, 15 दिन, महीने, 2 महीने अपनी फसल संभाल सकता है, सक्षम लोग हैं। लेकिन थोड़े कमज़ोर किसानों को काफ़ी तकलीफ आती है, इनकी शिकायतें आई थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारे प्रत्येक किसान के जीवन में सरकार सदैव खड़ी है। इसी प्रकार से कोई नुकसानी अगर होती है असमय, ओला पाला या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, तो वो नज़दीक में कलेक्टर को सूचना है कि वो ऐसी स्थिति में सरकार संवेदनशील तरीके साथ में सभी किसानों के है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बचें, बाकी को भी बचाएं। मौसम ठंडा है, अपने लिए फसल भी बचाना, व्यक्ति भी बचाना, और ख़ास करके ट्यूबवेल के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ट्यूबवेल ओपन न रहे। किसी को भी कोई जानकारी है तो नज़दीक के थाने में खबर करे, सरकार कार्रवाई करेगी। किसी प्रकार के ट्यूबवेल खुले रखना ये हर दृष्टि से गलत है। बड़ा बच्चा कोई भी फंस सकता है। मैं एक बार फिर आप सबको आने वाले समय की बधाई देता हूँ। ये नया साल आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो। बहुत बहुत बधाई। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की हलचलों की ओर, जहां सामान्य नागरिक संहिता पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनवरी में यूसीसी एक अधिनियम के रूप में तैयार हो जाएगा और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण आदि चल रहा है। सभी विभाग अपने स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निपटान शुरू से ही हमारा मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारे इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगी। तो देखिए, यूसीसी को लेकर एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। आपको बता दें कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है और इसी को लेकर लोगों में उत्साहितता भी है। सीएम धामी ने इसको लेकर कहा कि जनवरी में यूसीसी एक अधिनियम के रूप में तैयार हो जाएगा और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण का काम इसको लेकर अभी फिलहाल लगातार जारी है। सभी विभाग अपने स्तर पर इस पर काम लगातार कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निपटान शुरू से ही हमारा मंत्र रहा है। यूसीसी भी हमारे इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगी। देखा जाए तो यूसीसी फिलहाल उत्तराखंड में काफ़ी हाईलाइट है, क्योंकि अगर यूसीसी कानून की हम बात करें तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बनने वाला है भारत में जो कि यूसीसी को लेकर आ रहा है। सीएम धामी ने इसी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनवरी में तमाम जो स्तर के काम हैं कंप्लीट कर लिए जाएंगे, क्योंकि अभी सरलीकरण, निपटान जैसे तमाम काम चल रहे हैं। प्रशिक्षण किया जा रहा है इस अधिनियम को लेकर। तो अधिनियम को लेकर जो कुछ भी प्रक्रिया है जनवरी में समाप्त हो जाएगी और इसके बाद यूसीसी को उत्तराखंड सरकार लागू करने वाली है। खबरों का रुख करेंगे और अब खबर बताएंगे हम आपको मौसम से जुड़ी, क्योंकि मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ देश बल्कि उत्तराखंड में भी लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है। मौसम के बदले मिजाज से प्रदेश में ठिठुरन भी अब बढ़ चुकी है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शीतलहर से बचाव के लिए संबंधित रेखीय विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराने और जगह जगह अलाव जलाने के भी निर्देश दिए हैं और शीतलहर से बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी सीएम ने दिए। सीएम ने इस दौरान अलाव व्यवस्था और रेन बसेरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, आपको बता दें कि मौसम में फिलहाल लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और जिस तरह से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, साथ ही अगर तापमान की हम बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पहले से ही शीतलहर की चपेट में ये राज्य रहता है और अब क्योंकि सर्दी और भी बढ़ चुकी है, पारा लगातार नीचे जा रहा है और इसी के चलते लोगों को ठंड से परेशानी ना हो, इसको लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की और तमाम निर्देश जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम निर्देश ठंड से बचाव को लेकर दिए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। अगर देखा जाए तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही है। शादी के बाद ये उनकी पहली न्यू ईयर पार्टी अब होने वाली है। अब आपको बता दें कि इस बार अंबानी परिवार नए साल 2025 का जश्न जामनगर में मना रहा है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।
इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए कई स्टार्स जामनगर पहुंच चुके हैं। जहां शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान और बच्चों के साथ जामनगर पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर सलमान खान अनंत राधिका संग दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान के बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन भी खूब चर्चा में रहा था। सलमान खान का बर्थडे बीते दिनों ही निकला है और अगर बात करें तो हाल ही में वनतारा में नीता मुकेश अंबानी ने भाईजान का बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था। और शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान और बच्चे अबराम सुहाना खान के साथ अलीबाग से वीकेंड की छुट्टी मनाकर लौटे हैं और अब किंग खान को अपने पूरे परिवार संग अंबानी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जामनगर में देखा गया है। एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने का वीडियो भी इंटरनेट पर सामने आया है। सुपरस्टार को ब्लैक टी शर्ट और ओवरसाइज मैचिंग हुडी में भी देखा गया, जिसके साथ उन्होंने अपना चेहरा भी छुपाया हुआ था। तो देखा जाए तो अनंत राधिका अंबानी की शादी काफ़ी चर्चाओं में रही थी। इस साल 2024 की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित शादी ये थी, क्योंकि अब देखा जाए तो हाल ही में न्यूली कपल ने शादी की है और अब क्योंकि न्यू ईयर की पहली पार्टी उनकी होने वाली है, जिसकी तस्वीरें, जिसकी झलक अब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जामनगर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जो है करने वाले हैं अनंत राधिका अंबानी। और इसके पहले अगर देखा जाए तो अंबानी फैमिली ने जो शादी की थी उसमें भी बॉलीवुड के कई सितारों का जमावड़ा देखने को मिला था। पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ था शादी में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए। और अब न्यू ईयर पार्टी में भी बॉलीवुड के तमाम सितारे जामनगर पहुंचने वाले हैं, जिसकी झलक अब देखने को मिल रही है। किंग खान भी इस झलक में दिखाई दिए हैं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जी हां, हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के समर्थन में आज किसानों ने पंजाब बंद का आह्वान किया। किसानों ने पंजाब के सभी नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक बंद कर रखे। किसान सुबह 7 बजे से 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक के ऊपर ही बैठ गए। इससे अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर जम्मू पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया है। आपको बता दें कि किसान के पंजाब बंद की वजह से रेलवे ने वंदे भारत समेत 163 ट्रेनों को रद्द किया। पुणे से जम्मू तवी जा रही झेलम एक्सप्रेस जालंधर कैंट स्टेशन पर रोक दी गई। वहीं पंजाब से 8 राज्यों के लिए 576 रूट पर चलने वाली बसें भी इस आंदोलन के तहत बंद हो गई। हरियाणा और हिमाचल समेत दूसरे राज्यों की बसें भी पंजाब में नहीं आ रही है। ट्रेन न चलने की वजह से यात्री काफी परेशान है, क्योंकि ट्रेन लगातार कैंसिल की जा रही है। आंदोलन के चलते यात्रियों को होटल में रुकना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में गैस और पेट्रोल पंप के अलावा बाजार भी बंद रखे गए हैं आज। वहीं पंजाब के बंद के बावजूद लुधियाना का मशहूर चौड़ा बाजार खुला हुआ है। बंद के दौरान किसानों की पुलिस और लोगों के साथ बहस के कुछ मामले भी सामने आए हैं। जाम के दौरान एम्बुलेंस आने पर किसान खुद उसके लिए रास्ता बनाकर आगे रवाना कर रहे हैं। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ समेत सभी यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले एग्जाम स्थगित कर दिए हैं। तो देखा जाए तो आशा भोसले हिंदी फिल्म जगत की सबसे सीनियर गायिका है, जो लगातार चर्चाओं में रहती है और सबकी फेवरेट ही भी है। अब देखिए, हाल ही में उन्होंने 91 साल की उम्र में शानदार स्टेज परफॉर्मेंस देकर सभी को दंग कर दिया। गायिका ने विकी कौशल और तृप्ति डिमरी स्टारर बैड न्यूज के सुपरहिट ट्रैक तौबा तौबा पर शानदार डांस किया है। दुबई के एक इवेंट से आशा भोसले का ये डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि 91 साल की उम्र में भी गायिका आशा भोसले का जो अंदाज है वो सबको भा रहा है, जिसमें वह वाइट साड़ी पहने दिखाई दे रही है और उनके डांस मूव्स देख सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। गायिका ने आनंद तिवारी की कॉमेडी फिल्म बैड न्यूज से करण औजला का तौबा तौबा गाना भी गाया। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म में विकी कौशल द्वारा किए गए ट्रैक का सिग्नेचर स्टेप भी रिक्रिएट किया है। लाइव ऑडियंस के अलावा सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। आशा भोसले का वीडियो सामने आते ही वायरल भी हो गया। इसके बाद तौबा तौबा के सिंगर करण औजला ने इस पर भावुक अंदाज में रिएक्शन भी दिया।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिकेट जगत की, जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट 184 रन से हार गई। इस हार के बाद टीम 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही है। आखिरी मुकाबला सिडनी में 3 जनवरी से खेला जाएगा। मेलबर्न में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 340 रन का टारगेट दिया था, लेकिन भारतीय टीम आखिरी पारी में 155 रन में ही बना सकी और टीम ने एक समय, आपको बता दें कि 3 विकेट खोकर 120 रन बना लिए थे और एक सेशन बाकी था। ऐसे में मुकाबला ड्रॉ की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस हार के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचने की राह और भी अब कठिन नजर आ रही है। अगर पॉइंट्स की बात करें तो टीम 52.78% के साथ तीसरे स्थान पर रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 61.46% लेकर दूसरे स्थान पर है और एक दिन पहले साउथ अफ्रीका की टीम 66.67% पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। तो अब देखा जाए तो टीम इंडिया की फाइनल की राह और भी कठिन हो चुकी है, क्योंकि लगातार हार पे हार टीम इंडिया को मिल रही है। तो देखा जाए तो शीतकाल में औली सबसे चर्चाओं का विषय रहता है। सूबे की शीतकालीन पर्यटन स्थली औली में अच्छी बर्फबारी के बाद अब खुशगवार मौसम के बीच पर्यटकों ने जमकर बर्फ का लुत्फ उठाया है। सुबह से ही हिम क्रीड़ा स्थली औली में चेयर लिफ्ट राइड से औली की हंसी वादियों का दीदार करने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ चेयर लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगी। देखा जाए तो जीएमवीएन औली के चेयर लिफ्ट इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद डिमरी ने भी कहा कि चेयर लिफ्ट का लुत्फ उठाने के लिए करीब 1188 पर्यटकों ने टिकट बुक की है। वहीं 8 नवंबर टावर से ऊपर आर्टिफिशियल वाटर लेक के आसपास बर्फीले बुग्याल के स्लोप पर पर्यटकों ने दिन भर व्हाइट स्नो स्कीइंग, फन स्कीइंग, टायर ट्यूब, एटीपी बाइक राइड के साथ साथ बर्फ में ट्रैकिंग के भी जमकर मजे उठाए हैं। तो मौसम में परिवर्तन के साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल में 340 सड़कों पर आवाजाही बर्फबारी के चलते बंद हो गई है। देखा जाए छितकुल में 2.5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी है, जिससे कई टूरिस्ट फंस गए हैं। कश्मीर में बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह रोड बंद हो चुका है, जिसके चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी रद्द किए गए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में करीब 1800 गाड़ियां फंसी हुई है बर्फ के चलते। गांदरबल, सोनमर्ग, पहलगाम, गुंड, बारामूला समेत कई जगहों पर तापमान -10 से भी नीचे बताया जा रहा है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से शेयर मार्केट की ओर। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज 30 दिसंबर को सेंसेक्स ने 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 78,190 के स्तर पर कारोबार किया। निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट दर्ज की गई। इसने 23,660 के स्तर पर कारोबार किया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी आज देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 में गिरावट और 11 में तेजी थी। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में मीडिया और पीएसयू बैंक सेक्टर सबसे ज्यादा गिरावट के साथ आज कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। तो फिलहाल हमारे सोशल मीडिया के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।